हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बिहार स्पेशल फिर से शुरू करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले बिहार एक परिचय और बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कर दिए हैं हम लोग। और हम लोग बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष देख लिया था और मगध पर विभिन्न वंशों के शासन देख लिए थे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मगध पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का शासन देख लिया था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आज हम मौर्य वंश को पूरा देखेंगे। मौर्य वंश से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मौर्य वंश का ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा और पूरी तरीके से हम लोग मौर्य वंश को आज खत्म करेंगे। तो मौर्य वंश जो है वो 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले शासक हैं। ये 321 से 298 ईसा पूर्व है। जस्टिन एवं एस्टेवो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो याद रखेंगे सेंड्रोकोटस किसे कहा है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है, इसकी पुष्टि जो है वो विलियम जोन्स ने भी की है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जो कौटिल्य कहलाते थे वो थे। ठीक है। और इन्हीं की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था और युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान और हैरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। और बदले में जो चंद्रगुप्त है वो सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। क्योंकि आपको पता होगा कि मगध साम्राज्य इतनी बड़ी थी, उसमें उसके पास सेना के रूप में हाथी काफी ज्यादा था। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है यूनानी राजकुमारी हेलन हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ था। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है। और मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो इंडिका की रचना की थी और इंडिका जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार जो था वो ये उत्तर में जो भारत का है जो है हिंदकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी को जो त्याग कर सरबन बेलगोला, ये कर्नाटक में है, चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया और उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति में संलेखना द्वारा प्राण त्याग दिया था। संलेखना या संथारा ये होता है कि आदमी खाना पीना छोड़ देता है और मृत्यु को बुलाता है, तो लंबे समय तक खाना और पीना नहीं ग्रहण करने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला जो है मौर्य वंश का शासक वो बिंदुसार आएगा। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और बिंदुसार को औमित्र घात या सिंहसेन आदि नाम भी दिया जाता है। एस्टेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमिकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फ ने डायनेसिया नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार जो है वो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। यही अशोक जो प्रियदर्शी अशोक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। आजीवक संप्रदाय जल्दी बताइएगा आप लोग। बराबर की पहाड़ी जो गया का है वहां पर बनाया गया है। इसके आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है? बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। मखली गोसाल। कौन है? मखली गोसाल। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इनके पुत्र अशोक के बारे में। ये जो है मौर्य काल के मौर्य वंश के तीसरे शासक हैं अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य राजवंश की गद्दी पर बैठा और इससे पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराण जो है उसमें अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेख में अशोक नाम का उल्लेख है। ठीक है। सिंहल अनुश्रुति ये बौद्ध ग्रंथ है के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। अशोक ने अपने शासन के 90 वर्ष में 9th वर्ष में कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व इसका ईस्वी याद रखेंगे लड़ा था और कलिंग को मगध में शामिल किया था। और इसी कलिंग के युद्ध के बाद कहा जाता है कि अशोक का जो है वो दिल पिघल गया और अशोक ने युद्ध छोड़ दिया था। बाकी इसकी चर्चा कर रहे हैं अभी। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म मानता था। दिव्यावदान इसको याद रखेंगे। ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। इसके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। अशोक के शासनकाल के 9वें वर्ष में जो था वो कलिंग का युद्ध हुआ था। 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा हुई थी। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन।
14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये बात भी याद रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। और हम लोग आगे क्या करेंगे कि आप लोगों के लिए बीपीएससी का जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया बिहार स्पेशल है उसको वीडियो के थ्रू ला देंगे, जब पूरा कोर्स कर लेंगे, ताकि आप लोग ये देख पाएं कि जो बिहार स्पेशल जो पूछा जाता है वो इससे बन पाएगा या इसके अलावा और भी पढ़ना होगा। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं कि इसको करने के बाद 18 क्वेश्चन लगभग बन जाएगा अगर 20 आएगा तो। बाकी आप लोग पढ़ के देखिए फिर पता चलेगा। अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, तो अब प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय की चर्चा हो चुकी है, तो हम कुछ समय बाद बौद्ध संगति की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग जब हम लोग बौद्ध धर्म करेंगे ना, तो वहां पर बौद्ध संगति के बारे में कर लेंगे। अशोक जो है लगभग 37 वर्ष तक शासन किया था और उसके 10 उत्तराधिकारी थे। कुणाल थे, बंधुपालित थे, इन सबका नाम नहीं याद करना है। लास्ट जो थे वो बृहदरथ थे, बृहदरथ। और मौर्य वंश का शासन काल जो है वो 137 वर्षों का था। अब देखिए मौर्य वंश से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो इसका प्रशासन आप हम लोग देख लेते हैं। ये केंद्रीय प्रशासन थी इसकी, और राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक शक्ति राजा में निहित था। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन जो था वो सबसे पहले देश था, देश में प्रांत, प्रांत में विषय, विषय में ग्राम। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए आमात, आमात क्या था, प्रशासनिक अधिकारी था, इसको याद रखिएगा। एवं तीर्थ जो था उच्च अधिकारी होते थे। प्रमुख अधिकारी जो थे जैसे समाहर्ता, ये राजस्व विभाग के प्रमुख थे। सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष थे। सीता अध्यक्ष, ये राजकीय कृषि विभाग का प्रधान थे। पन्या अध्यक्ष, ये वाणिज्य विभाग का प्रधान थे। अक्ष पटलाध्यक्ष, ये महालेखाकार थे जो आज के सीएजी होते हैं। सैन्य विभाग, ये सेनापति थे। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी, पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना तथा रथ सेना। हमने आपको बताया था कि मगध के उत्कर्ष के कारण सबसे जो कारण थे वो घुड़सवार सेना और हाथी सेना थे। ठीक है, न्याय व्यवस्था जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत थी वो राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्यायाधीश जो थे, न्याय व्यवस्था को 2 भाग में बांटा गया था। धर्मस्थीय, इसमें दीवानी न्यायालय था, और कंटक शोधन, इसमें फौजदारी न्यायालय था। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख गुप्तचर हुआ करता था उसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक संस्था, एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना, और दूसरा संचार, घूम घूम कर गुप्तचर कार्य करना। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो 5 प्रांत विभाजित था, प्रांतों का शासन राजकुमार द्वारा संचालित होता था। जैसे उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। प्राच्य पूर्वी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, इसकी राजधानी तोसली थी। ये 5 प्रांत मौर्य प्रशासन का था। प्रांत का जो विभाजन था उसके बाद विषय में होता था, और विषय का प्रधान विषयपति या पारदेशिक कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में होता था और इसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था, और 10 गांव के समूह को गोप कहा जाता था। कितने गांव? 10 गांव के समूह को जो था वो गोप कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अर्थ। मौर्य जो शासन काल था उसमें राजकीय आय का मुख्य स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था। सर्वाधिक आय जो था वो कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि पर 1/6 कर लिया जाता था, अगर 1/6, ठीक है, कर लिया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो था वो भरूच गुजरात था। भरूच गुजरात था। करों की चोरी के लिए मौर्य प्रशासन में मृत्युदंड का प्रावधान था। कौटिल्य के अनुसार जो था वो मौर्यकालीन समाज जो था, सामाजिक व्यवस्था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। और मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज बताइएगा कौन सा ग्रंथ लिखा है, अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है। अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो बताइएगा। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। कौटिल्य के अनुसार यहाँ पर दास व्यवस्था का प्रचलन था, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा के प्रचलन को स्वीकार नहीं किया गया है। मौर्यकालीन समाज में महिला की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति के प्रमाण मिले हैं। इस काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला का काफी विकास हुआ था। राज्य के संरक्षण में ये विकसित हुआ था। ठीक है, लोक कला के रूप में यक्ष, यक्षिणी की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज पटना में से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि मौर्य प्रशासन काफी लंबा था, तो इसे हम लोगों ने जाना और अच्छे से समझा। बाकी आप लोगों को बिहार स्पेशल में बिहार सामान्य परिचय करा दिया गया है, उसे आप लोग देख लेंगे, क्योंकि उससे 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं।
और बिहार एंशिएंट हिस्ट्री की ये तीसरी वीडियो थी। इससे पहले हम लोगों ने जो एंशिएंट हिस्ट्री के प्रमुख वैदिक काल में क्या हुआ था, हड़प्पा से क्या मिला था, पाषाण काल में क्या मिला था बिहार में, ये सारी चीज़ें चर्चा की। उसके बाद मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा की। तो मगध साम्राज्य के हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और उसके बाद मौर्य काल के मौर्य वंश हम लोगों ने देख लिया। तो आगे हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे, फिर जैन धर्म की चर्चा करेंगे। इसी तरह से अगले 2 से 3 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और आप लोग वीडियो पे काफ़ी प्यार दे रहे हैं और आप लोग पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं। आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो या वीडियो में अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट को प्रमुखता से ध्यान दिया जाता है एवं उस पर आगे वर्क भी किया जाता है। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।